तो दिन में तो थोड़ी बहुत सर्दी अभी बची हुई है, हल्की हल्की हवा ठंडी ठंडी चल रही है, शाम के वक्त भी चल रही है, लेकिन जो दोपहर का वक्त है उसमें जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। यानी कि ये बदलता मौसम बीमारियों का सीजन इसे एक तरीके से कह सकते हैं कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती है इसे बदलते मौसम में। और आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास या हो सकता है आपके जानने में कोई भी आजकल बहुत बीमार पड़ता है, इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स आते हैं और वो सिम्टम्स जल्दी जाते नहीं। खांसी है तो वो भी बहुत लंबा वक्त लेती है, लेकिन अभी तक तो मामला गंभीर नहीं था, लेकिन अब 2 लोगों की मौत हो गई है देश में इन्फ्लुएंजा से, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर नजर रखी है और अब इस पर लगातार बैठकें भी होंगी ताकि कैसे इस पर काबू पाया जाए, इस पर मंथन हो सके। देखिए रिपोर्ट। देश में इन्फ्लुएंजा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस नए फ्लू से भारत में पहली बार मौत की खबर सामने आई है। कोविड की तरह H3N2 इन्फ्लुएंजा देश में फैलती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में पहली बार 2 मौतें। हरियाणा और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा के एक मरीज की मौत। देश में अभी तक H3N2 के 90 केस सामने आए हैं। देश में H3N2 के संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में है। इस मौसमी इन्फ्लुएंजा को लेकर नीति आयोग ने आज बैठक बुलाई है। बैठक में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, प्रबंधन दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल पर विचार होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर नजर बनाए है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मार्च के अंत तक मामले घटने की उम्मीद जताई है। H3N2 से बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ धोते रहना जरूरी है। दीपिका, आप गर्म पानी पी रही हैं? हाँ, बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसी बीमारियों की खबर आप बता रही हैं तो सावधानी बहुत जरूरी हो जाता है। अभी सुबह शाम गर्म पानी जरूर पीजिए, क्योंकि देखिए बीमारी कोई भी हो, अगर आप फिट हैं, अंदर से हेल्दी हैं, तो उस बीमारी का ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सबकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो, क्योंकि फिट है तभी बीमारियों से अपने आप की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल, और तभी आपकी शादी भी हो पाएगी। क्योंकि असम में क्या हुआ, एक अनफिट लड़के से लड़की ने शादी करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि जो दूल्हे मियाँ हैं वो शराब पी करके यानी फुल टल्ली होकर के साथ फेरे लेने के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उस दूल्हे को यही होश नहीं था कि कहां पर क्या करना है। कितना अनफिट ये दूल्हा था कि शादी ही नहीं हो पाई। आप भी देखिए इस रिपोर्ट को। वो सज धज कर बारात लेकर पहुंचा था। दुल्हन को विदा करा कर लाना था, लेकिन दुल्हन ने विवाह से ही इनकार कर दिया। तस्वीरें असम के नालबारी जिले की हैं और दुल्हन ने शादी से मना क्यों किया वो इन तस्वीरों में देखिए। सजे धजे हुए ये हैं दूल्हे राजा, लेकिन शादी की खुशी में शराब इतनी पी ली कि होश ही नहीं कहां बैठे हैं। शादी की रस्में शुरू हुई तो दूल्हे राजा को नींद आ गई और वो मंडप में ही सो गए। जैसे तैसे कर दूल्हे राजा को दोबारा बैठाया गया। इस बार पंडित ने रस्में निभाने के लिए कहा, लेकिन दूल्हे राजा को समझ ही नहीं आया। होश होता तब तो समझ आता। होश तो शराब के नशे में पहले ही खो चुके थे। फिर दूल्हे का दोस्त आया। दूल्हे प्रसेनजीत हलोई को सीधा बैठाकर कुछ समझाया, लेकिन इस बार भी नतीजा सिफर ही निकला। नशेड़ी दूल्हे ने दोस्त को भी धमका दिया। दोस्त, पंडित, रिश्तेदार सब कोशिश करते रहे, लेकिन दूल्हे राजा नहीं माने। दुल्हन ने जब दूल्हे की ऐसी हालत देखी तो मंडप में न आने का फैसला किया। कह दिया कि जब शादी में ही दूल्हा इतनी शराब पीकर आया है तो शादी के बाद तो उसका जीना ही मुहाल कर देगा। देखा आपने क्या हालात वहां पर बन गए। एक तरफ तो मंडप में भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्रोच्चार किया जा रहा था, लेकिन दूल्हे राजा वहीं पर सो गए। हालांकि लड़के वालों ने विवाद करने की जमकर कोशिश की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। और देखिए विवाद तो यहाँ रायपुर में निर्माणाधीन मंदिर के बाहर भी हो गया, क्योंकि मंदिर के बाहर जो होर्डिंग लगा हुआ था उसमें भगवान की तस्वीर थी, जिसे निकाल करके फाड़कर जला दिया गया और उसके बाद जबरदस्त विवाद और बवाल वहां पर हुआ। पूरी खबर क्या है वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन मंदिर में टंगे भगवान के फ्लैक्स को रात के अंधेरे में कुछ युवकों ने फाड़ दिया। आरोप है कि जानबूझकर भगवान के पोस्टर को फाड़ा गया और उसे होलिका दहन में जला दिया गया। सीसीटीवी की तस्वीरों में काले कपड़े पहने हुए ये लोग कैद भी हो गए। सुबह उठकर लोगों ने मंदिर के बाहर भगवान की तस्वीर को फटे हुए देखा तो बवाल हो गया। लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। विवाद बढ़ता देख कई थानों की फोर्स को मौके पर भेजा गया। पूरा मामला गुड़ियारी इलाके का है। भगवान के अपमान पर हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया।
आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। होलिका दहन के दिन जो है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो कथा का आयोजन हो रहा है उसका एक पोस्टर लगा हुआ था। उस पोस्टर को तो निकाल करके उसको जो है होलिका दहन जो हो रहा था उसमें जो है डाल दिया गया था। इसी को लेकर के एक फुटेज आया है जिस पर विवाद हुआ था। यही जो है इसमें एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। पुलिस ने भगवान का पोस्टर फाड़ने के आरोपी 7 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनमें से 5 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने फिलहाल जो 7 आरोपी थे जिन्होंने तस्वीर फाड़ी और उसे जलाया, उन्हें पकड़ लिया है और विवाद को थामने की कोशिश की है। बिल्कुल। और मणिपुर की बात करें तो वहां पर विवाद थमने के बजाय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जंगल की जो जमीन है उसे शहरी जमीन बताने को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और ये प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस वालों पर ही पथराव कर दिया गया। रिपोर्ट देखिए। मणिपुर के कंगपोकपी जिले में रैली के दौरान जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारी पुलिस से सीधे भिड़ गए। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे हैं और पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। पथराव और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 5 प्रदर्शनकारी घायल हुए, जबकि कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। क्योंकि छात्र संगठन ने आदिवासी नागरिक संगठनों और मंचों के साथ एक शांति रैली बुलाई थी, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने रैली से एक दिन पहले ही पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। रैली को रोकने जब पुलिसकर्मी पहुंचे तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पूरा मामला जंगल की जमीन को शहरी क्षेत्र घोषित कर देने को लेकर है। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो मणिपुर में पुलिस ने तो आंसू गैस के गोले दागे हैं, लोगों को हटाने की कोशिश की जो प्रदर्शनकारी वहां पर बैठे थे, लेकिन ये बवाल थमता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन दिल्ली में बवाल तब हो गया जब एक हिंदू लड़की के साथ रेप की खबर मिली। इसके अलावा पंजाब में भी सियासी बवाल जो है वो उबाल पर है। देश में और क्या कुछ खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 2 मिनट में। असदुद्दीन ओवैसी आज अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में रहेंगे, जहां वो जनसंपर्क के जरिए जनता से जोड़ने की कोशिश करेंगे। शाम 4 बजे ओवैसी बालोतरा और शाम 6 बजे बाड़मेर पहुंचेंगे। सूर्याल की दरगाह पर भी ओवैसी चादर चढ़ाएंगे। रविवार को ओवैसी की जनसभा गागरिया में होगी, जिसमें 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है। बाड़मेर के शिव और चौहटन विधानसभा सीट पर पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में हिंदू लड़की के साथ रेप के बाद तनाव फैल गया। रेप का आरोप पड़ोस में रहने वाले लड़के पर है। हालात को काबू में रखने के लिए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 2 अलग समुदायों से जुड़ा मामला होने के चलते पुलिस ज्यादा सावधानी बरत रही है। आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। पंजाब विजिलेंस विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। देश के सभी एयरपोर्ट पर चन्नी के खिलाफ यह सर्कुलर जारी किया गया है। चन्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के केस चल रहे हैं। चन्नी पर सरकारी पैसे का गबन का आरोप है और सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में कहा था कि चन्नी को विदेश भागने का मौका नहीं देंगे। चन्नी पर टूरिज्म अधिकारियों के जरिए थीम पार्क के उद्घाटन में पैसे हड़पने का भी आरोप है। हरियाणा सरकार और प्रदर्शनकारी सरपंचों के बीच सहमति नहीं बन सकी। सीएम खट्टर से वार्ता होने के बावजूद सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बनी। अब सरपंच एसोसिएशन ने कहा है कि गांव देहात बचाओ अभियान जारी रहेगा। सरपंचों ने अब 17 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। 17 मार्च से ही हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। ई टेंडरिंग खत्म करने और राइट टू रिकॉल पर सरकार के साथ सरपंचों की सहमति नहीं बन सकी है। कांग्रेस 13 मार्च से देश भर में अडानी मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। 13 मार्च को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवनों का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने भ्रष्ट यार बचाए सरकार नाम दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद मार्च के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस ने जिला स्तर पर पर्दाफाश रैलियां करने का भी ऐलान किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर अडानी से मिलीभगत के आरोप लगाती रही है। तो कांग्रेस की यही कोशिश है दीपिका कि ये अडानी का जो विवाद है कम से कम मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनावों तक खींचा जा सके, ताकि इसका फायदा चुनावों में मिल सके कांग्रेस को। लेकिन राजस्थान में बात करें तो वहां पर कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत बनी हुई है शहीदों की विधवाएं, क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार मांग कर रही हैं और जो आरोप यहां पर गहलोत सरकार पर लग रहे हैं कि जो वादे उन्होंने परिवार वालों से किए थे नौकरी दिलाने के, वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा ये जो विधवाएं बैठी हैं धरने पर, उन पर बंधक बनाने की कोशिश का आरोप गहलोत सरकार पर लग रहा है। उल्टा सचिन पायलट की बात करें तो वो अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। हालात क्या है आप भी देखिए इस रिपोर्ट में।
जयपुर में सचिन पायलट के बंगले के बाहर 11 दिन से अनशन कर रही वीरांगनाएं कल अचानक धरना स्थल से गायब हो गईं। आरोप है कि पुलिस ने तीनों वीरांगनाओं के साथ उनके परिवार वाले और कार्यकर्ताओं को आधी रात धरना स्थल से हटा दिया। इन्हीं में से एक वीरांगना मंजू जाट के घर नहीं पहुंचने पर उनकी सास का बुरा हाल है। बात करते करते बेसुध होकर कुर्सी से गिर जाती हैं। मंजू जाट कहां है, इसे लेकर पुलिस किसी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रही है। पूरे मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर गहलोत सरकार पर हल्ला बोला है। मुख्यमंत्री को इस बात से परहेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि मसला वीरांगनाओं का भी था और एक सांसद से सीधे सीधे जुड़ा था। तो मुझे लगता है कि जो सरकार की बदनीयती है कि चीजों को नजरअंदाज करना, 4.5 साल से यही किया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इशारों में अपनी ही सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि वीरांगनाओं के मामले को और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता था। इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चारदीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना न मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए किसी को भी। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले वीरांगनाओं का गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा निश्चित ही कांग्रेस के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो पुलवामा शहीदों की ये जो विधवाएं हैं उन्हें बीजेपी का समर्थन लगातार मिल रहा है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा इस धरना प्रदर्शन में उन विधवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लगातार गहलोत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन राजस्थान पुलिस ने किरोड़ी लाल मीणा की ही पिटाई कर दी है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और बीजेपी सांसद की पिटाई की खबर के बाद पूरे राजस्थान में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, मीणा समर्थक हैं, वो जबरदस्त बवाल कर रहे हैं। शहर दर शहर राजस्थान में क्या हालात बने हुए हैं वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल MMS हॉस्पिटल शुक्रवार को मानो छावनी में तब्दील हो गया। बाहर बीजेपी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे और अस्पताल में बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा का इलाज जारी था। दरअसल किरोड़ी लाल वीरांगनाओं से मुलाकात करने के लिए चौमी कस्बे जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आरोप है कि उनके साथ हाथापाई की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया है। पहले बीजेपी सांसद को पास के गोविंदगढ़ में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर मीणा के साथ पुलिस की हाथापाई की खबर पूरे राजस्थान में आग की तरह फैल गई। दौसा से लेकर करौली और जयपुर तक उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर जाम लगा दिया तो जयपुर में आगरा नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। करौली में किरोड़ी लाल के समर्थकों ने हिंडौन बॉर्डर पर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस बीच किरोड़ी लाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार के मामले पर बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना को गंभीरता से लेगी। हम किस स्तर पर जाना होगा जाएंगे। हमारे नेताओं ने यह घोषणा कर दी है कल धरना देने की। हम कल धरना देंगे और उसकी रचना निश्चित रूप से अभी बैठ कर बनाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा वीरांगनाओं के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। अभी वीरांगनाओं का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि मीणा के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार के मामले ने बीजेपी को गहलोत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का एक और मौका दे दिया। तो सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुए अभद्र व्यवहार के बाद अब जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरा राजस्थान ही सियासी अखाड़ा बन चुका है। बिल्कुल। और इधर भरतपुर की बात करें तो वहां पर भी जो सांसद पहुंची थी रंजीता कोली, उन पर भी हमला कर दिया गया, क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंची थी वहां पर जहां पर शहीदों की विधवाएं भर्ती हैं, क्योंकि प्रदर्शन लगातार वो कर रही हैं, उनका इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा है। और जैसे ही वो सांसद वहां पर पहुंची तो उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। रिपोर्ट देखिए। भरतपुर के नगर अस्पताल में जमकर बवाल हुआ। पुलवामा शहीद की विधवा सुंदरी देवी से मिलने पहुंची सांसद रंजीता कोली को पुलिस ने रोक दिया। अस्पताल में ही सांसद और उसके समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई। सांसद रंजीता कोली ने आरोप लगाया कि सुंदरी देवी को बिना किसी परेशानी के अस्पताल में बंधक बनाकर रखा गया है। राजस्थान में महिलाओं के साथ तो विरोध हो ही रखा था और अत्याचार कर रखा था। आज पहली बार सुना है कि वीरांगनाओं के ऊपर भी अत्याचार करा है, उनको बंधक बना के रखा है। जो देश के लिए अपनी जान देते हैं शहीद, उनकी वीरांगनाओं को इस तरीके से बंधक बना रखा है। सम्मान पूर्वक उनको घर छोड़ना चाहिए। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने सांसद से बदसलूकी की और धक्का मुक्की में उनके कपड़े भी फट गए। पुलिस कर्मियों के धक्के से सांसद नीचे गिर गई। ये सब कुछ तब हुआ जब सुंदरी देवी के कहने पर सांसद ने उन्हें अस्पताल से निकालकर उनके बच्चों के पास गांव ले जाने की कोशिश की। उसको मैंने
खुद पूछा कि आपको तबीयत खराब हुई है, उन्होंने खुद बोला कि मैडम मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, आप मुझे अपने बच्चों के पास लेके जाइए। मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं बहन को इनके बच्चों के पास छोड़ती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से यहाँ पर जो इन्होंने बंदिक बना के रखा है, ये बहुत सरासर गलत है। पुलवामा शहीदों की विधवाओं का आंदोलन राजस्थान सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है और आरोप लग रहे हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए गहलोत सरकार विधवाओं पर जुल्म कर रही है। तो राजस्थान में तो शहीदों के परिवार के नाम पर बहाने किस तरीके से सभी पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, ऐसे ही हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो इनके हक की बात थी वो कहीं पीछे छूटती जा रही है और मुद्दा बनता जा रहा है बीजेपी के नेताओं के साथ मारपीट का। इधर प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के भी अपडेट सामने है, जहां जो मुस्लिम हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सील किया गया था उसको खुलवाने के लिए देर रात तक जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का एक शूटरों के साथ जो वीडियो है जो इस हत्याकांड से 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है वो भी सामने आया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी एसटीएफ ने आरोपी बनाया है और अब शाइस्ता परवीन का वीडियो सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज हत्याकांड से 5 दिन पहले का है। इस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि शाइस्ता परवीन शूटर साबिर के साथ अतीक गैंग के दूसरे शूटर बल्ली के घर नीवा पहुंची थी। बल्ली ही वो शख्स है जिसके नाम अतीक अहमद की करोड़ों की बेनामी संपत्तियां हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही बल्ली भी फरार चल रहा है। इधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम हॉस्टल सील है। इसी हॉस्टल से एसटीएफ ने हत्याकांड के शातिर अपराधी को अरेस्ट किया था। हॉस्टल में ही हत्याकांड की साजिश रची गई थी और अब हॉस्टल के छात्र धरना दे रहे हैं, हॉस्टल खुलवाने की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम हॉस्टल सवालों के घेरे में है। पुलिस का दावा है कि मुस्लिम हॉस्टल के ही कमरा नंबर 36 में बैठकर पूरी वारदात की साजिश रची थी और इसी आरोप में पुलिस ने सदाकत खान नाम के एक जो पूर्व छात्र है उसको गिरफ्तार किया था और अब उस घटना के बाद से पूरे हॉस्टल को सील कर दिया गया। सभी 107 कमरे थे वहां पर ताले लटका दिए गए हैं और इसी के विरोध में जो मुस्लिम हॉस्टल्स के जो रहने वाले जो छात्र हैं वो इस वक्त धरने पे बैठे हैं। इधर बरेली से अतीक गैंग के 2 गुर्गे अरेस्ट किए गए हैं। आरोप है कि दोनों ने बरेली जेल में अतीक के भाई अशरफ से कई बार मुलाकात की थी और इन दोनों को भी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश की पूरी जानकारी थी। फुरकान पुत्र इम्तियाज जो कि थाना इज्जत नगर का निवासी है और दूसरा आशिफ अली पुत्र वारिस अली जो कि थाना मीरगंज बरेली का निवासी है। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इधर अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच चल रहे टेस्ट मैच में कल कुछ ऐसा हुआ दीपिका कि मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। अब आगे टीम इंडिया को मजबूती के साथ खेलना होगा। और वहीं इसी मैच में अश्विन ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ विमेंस आईपीएल में एक शर्मनाक रिकॉर्ड बेंगलुरु टीम ने अपने नाम किया है। उसके साथ उनका नाम जुड़ चुका है और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है 2 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया ने सधी हुई शुरुआत की है। मैच के दूसरे दिन आखिरी सत्र में भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। दूसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 36 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 17 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली पारी में टीम इंडिया अभी ऑस्ट्रेलिया से 444 रन पीछे है। उस्मान ख्वाजा और कैमरन ग्रीन के शतकों की बदौलत पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 480 रन का स्कोर खड़ा किया। दोनों के बीच 208 रन की साझेदारी हुई। कैमरन ग्रीन 114 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मैच में दबदबा बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए उस्मान ख्वाजा ने 180 रन बनाए। भारत के लिए अश्विन ने 6, जबकि शमी ने पहली पारी में 2 कंगारू खिलाड़ियों को आउट किया। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के आधार पर देखें तो अहमदाबाद टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ सकता है। मैच के तीसरे दिन भारत 36 रन से आगे अपनी पारी शुरू करने के लिए उतरेगा। भारतीय सलामी जोड़ी पर मजबूत शुरुआत देने का दबाव रहेगा। हालांकि भारत की परेशानी बल्लेबाजी ही रही है। तीसरे नंबर पर आने वाले पुजारा और उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आने वाले कोहली बल्ले से कमाल नहीं कर पाए हैं। कोहली ने इस सीरीज में 4 पारियों में सिर्फ 60 रन बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 6 खिलाड़ियों को आउट करने वाले आर अश्विन भारत में सबसे ज्यादा बार टेस्ट मैच की पारी में 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अश्विन ने इस मामले में अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। कुंबले ने भारत में 25 बार टेस्ट की पारी में 5 विकेट चटकाने का करिश्मा किया था।
वहीं इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अश्विन ने नाथन लायन की बराबरी कर ली है। विमेंस आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को यूपी वॉरियर्स ने एक तरफा मुकाबले में करारी शिकस्त दी। यूपी वॉरियर्स की टीम ने आरसीबी को 10 विकेट से शिकस्त दी। आरसीबी की यह लगातार चौथी हार है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने यूपी वॉरियर्स को 139 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे यूपी वॉरियर्स ने 7 ओवर बाकी रहते ही आसानी से हासिल कर लिया। यूपी वॉरियर्स की तरफ से एलिसा हेली ने 97 रन की शानदार पारी खेली। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में के कविता से पूछताछ आज होने वाली है और खबर तो ये भी मिल रही है कि मनीष सिसोदिया के सामने बिठा करके के कविता से सवाल जवाब किए जा सकते हैं। दरअसल शराब नीति जो घोटाला है उसके जो लिंक है वो अरविंदो फार्मा से जुड़ते हुए मिल रहे हैं और अरविंदो फार्मा से कनेक्शन के कविता का भी है। हालांकि के कविता कह रही है कि वो जांच में पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगी। रिपोर्ट इस खबर में देखिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी कविता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ईडी आज कविता से पूछताछ करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे का सम्मन दिया है। इससे पहले आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई कविता से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई कविता से दिसंबर में हैदराबाद में उनके आवास पर पूछताछ की थी। इस केस में सीबीआई ने कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि कथित शराब नीति में साउथ ग्रुप यानी दक्षिणी भारत के शराब कारोबारियों की एंट्री में के कविता का भी रोल था। आरोप है कि के कविता साउथ के उसी ग्रुप का हिस्सा थी जिसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दिनेश अरोड़ा के जरिए विजय नायर को दी थी। ईडी आज के कविता को इस केस से जुड़े कुछ किरदारों से आमना सामना करवा सकती है। वहीं कविता ने महिला आरक्षण का मुद्दा उठाकर ईडी से बचने का नया पैंतरा अपनाया है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीआरएस नेता कविता जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। तो शराब नीति घोटाला मामले में के कविता से आज पूछताछ होनी है और इसके अलावा मनीष सिसोदिया की भी कस्टडी ईडी को 7 दिन के लिए मिल गई है, क्योंकि ईडी ने कल कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया कई सवालों के जवाब में गड़बड़ी कर रहे हैं, साफ साफ जवाब दे नहीं रहे। साफ साफ जवाब दे नहीं पा रहे, लेकिन दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है ईडी पर कि बिना बात के मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि कट्टर बेईमान सरकार की पोल अब खुल रही है। देखिए रिपोर्ट। पहले सीबीआई और अब ईडी की कार्रवाई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को एक के बाद एक 2 झटके मिले। पहला तो कोर्ट ने ईडी की सिसोदिया की रिमांड वाली मांग को मान लिया है। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड मंजूर कर ली। दूसरा, सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई 21 मार्च तक चल गई, यानी फिलहाल सिसोदिया अब ईडी की रिमांड में ही रहेंगे। ईडी ने कोर्ट में 57 पन्नों की अर्जी दाखिल करते हुए 10 दिन की रिमांड मांगी थी। वहीं मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर मूड में है। केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। जब तक केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हर अपोजिशन लीडर के ऊपर आरोप भी लगेंगे, उसके ऊपर सीबीआई ईडी के छापे भी लगेंगे। और मनीष सिसोदिया जी के पास ऑफर था, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री होते। ये ऑफर था उनके पास। आज मनीष जी आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, इसलिए जेल में हैं। सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं और बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। दीपिका, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है, अभी भी इसी तरीके से जंग के हालात वहां बने हुए हैं। रूस ये दावा कर रहा है कि बखमुट पर उसका कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस अब रिहायशी इलाकों पर लगातार बमबारी कर रहा है। और साथ ही यूक्रेन की तरफ से ये बात भी कही जा रही है कि रूस के हथियार का, हर हथियार का वो जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसके अलावा वॉर जोन में फिलहाल क्या सिचुएशन है, 2 मिनट में आपको दिखाते हैं वॉर जोन की खबर। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग में कई शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेनी सैनिक लगातार रूस के कब्जे वाले शहरों में हमले तेज कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिक अब पुतिन की सेना के ठिकाने ध्वस्त करने के लिए BM-21 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं रूस की तरफ से डोनेत्स्क और बखमुट के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन के शहरों से तबाही की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें यूक्रेन के कॉन्स्टेंटिनोवा शहर की हैं। शहर के रिहायशी इलाकों पर रूसी सेना ने गोला बारूद और रॉकेट से हमला किया। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बड़ी संख्या में लोगों के घर तबाह हो गए हैं। शहर में अफरा तफरी मची है। ये हमला उस वक्त हुआ जब अपने घरों में सो रहे थे लोग। हादसे के बाद यूक्रेनी सैनिक हालात नियंत्रण करने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन के खेरसोन शहर में
रूसी सेना ने एक बस स्टॉप पर अटैक किया। इस हमले में स्टॉप पर मौजूद 3 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना खतरनाक था कि आसपास के इलाकों में इसका असर देखने को मिला। फिलहाल खेरसौन में दहशत का माहौल है। रूसी हमले का यूक्रेन काउंटर अटैक भी कर रहा है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने रूस के 34 मिसाइलों को मार गिराया। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार माइक हाइलो ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। माइक हाइलो के मुताबिक रूसी सेना पुराने ढर्रे पर है, फिर से यूक्रेन पर हमला कर रही है। रात में दनादन रॉकेट से अटैक किया जा रहा है। जंग के बीच युद्ध बंदियों की वापसी हो रही है। ये सभी 90 जवान रूसी सेना के हैं, जिन्हें यूक्रेन ने एक समझौते के तहत छोड़ा है। इन सभी जवानों को स्पेशल विमान के जरिए रूस लाया गया। देश लौटने के बाद रूसी जवानों का इलाज चल रहा है। इससे पहले भी कई बार रूस और यूक्रेन के युद्ध बंदियों को छोड़ा जा चुका है। तो देखिए, यूक्रेन में लगातार घमासान छिड़ा हुआ है, लोगों की जान वहां पर जा रही है, लेकिन ये युद्ध अभी भी फिलहाल खत्म नहीं हो रहा। और बवाल पटना में भी चल रहा है, जहां लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में जो आरजेडी नेताओं पर, तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद यादव, इसके अलावा राबड़ी देवी के घर पहुंचकर भी टीम ने पूछताछ की। इसको लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि कांग्रेस भी बीजेपी पर सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है। इस विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ अब गुजरात विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की सदन में कड़ी निंदा की गई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आ ढोंगी बीबीसी द्वारा जो षड्यंत्र रचवामां આવ્યું છે તેના ખિલાફમાં કડકમાં કડક માનनीय अध्यक्षश्री एक्शन लेवामां आवे। विधानसभा में गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्री देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले एक तपस्वी को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। हर्ष संघवी ने वैश्विक लीडर नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत विरोधी प्रचार का टोल किट करार दिया। इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और ये विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये योग्य है। तो तेजस्वी यादव के दिल्ली का स्थित जो आवास है, वहां पर भी लगातार इस मामले को लेकर के चर्चा जारी रही और आरजेडी और कांग्रेस साफ साफ ये कह रही है कि जानबूझकर राजनीतिक बदले के जरिए इस कार्रवाई को अंजाम बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। और वहीं पटना की बात करें तो लालू के करीबी अबू दुजाना के घर पर भी ईडी ने रेड की है। पूरी खबर क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को दिल्ली समेत बिहार के कई शहरों में एक साथ छापेमारी की। ईडी की ये कार्रवाई लालू प्रसाद की 3 बेटियों के घर पर की गई। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के घर पर छापेमारी हुई। यहाँ ईडी की टीम शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे दाखिल हुई और देर रात तक कार्रवाई जारी रही। सूत्रों के मुताबिक छापों के दौरान 53 लाख रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम सोना, 1.5 किलोग्राम सोने के जेवरात को जब्त किया गया। ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन के बीच ही लालू यादव ने ट्वीट किया, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है, हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्र वधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटे से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? अभी इलाज करा के एक व्यक्ति लौटा, आपको इतनी संवेदनशीलता नहीं? बंद किए हुए केस को खुलवाते हो सिर्फ इसलिए कि बिहार की सरकार जाने की टीस नहीं जा रही है। तो साहब ये टीस खत्म नहीं होने वाली है। इससे बड़ी टीस आपको 24 के लोकसभा चुनाव में मिलेगी, फिर बदलाव का क्षण होगा। भ्रष्टाचार के मामले पर बिहार से लेकर दिल्ली तक एजेंसी एक्शन में दिखी तो दर्द सिंगापुर में रहने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का भी सामने आया। सोशल मीडिया पर भड़ास निकालते हुए कहा कि तेजस्वी की गर्भवती पत्नी को टॉर्चर किया गया, अब ये सब बर्दाश्त से बाहर है। यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा। बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है?
गर्भवती भाभी ने क्या गुनाह किया है? क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है? आज सुबह से सबको टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही है ना कि फासिस्ट और दंगाइयों के आगे कभी नहीं झुका लालू राबड़ी परिवार। बीजेपी लालू यादव और उसके परिवार के तमाम आरोपों को खारिज कर रही है। हालांकि बड़ा सवाल जरूर उठा रही है कि परिवार ने जो संपत्ति बनाई है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। लालू प्रसाद के परिवार के पास इतनी संपत्ति कहां से आई? इसके सोर्स ऑफ फंडिंग तो बताना पड़ेगा ना आपको। दिल्ली का मकान, दर्जनों प्लॉट राबड़ी जी के नाम, तेजस्वी जी के नाम, लालू जी के नाम। जिस तरह से नौकरी के बदले जमीन मामले में केंद्रीय एजेंसियां एक्टिव हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि लालू परिवार की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। तो देखिए, पूरा विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी जो एक्शन ले रही है, वो पूरी तरह से फर्जी है और केंद्र सरकार चुनाव से पहले झूठ फैलाने का काम देश में कर रही है। इधर चुनावी साल है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी की तैयारी में बीजेपी के लीडर्स लगे हुए। देखिए, मध्य प्रदेश में भी इसी साल इलेक्शन होने वाले हैं और हर साल की तरह इस बार भी शिवराज सिंह चौहान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो गोवर्धन परिक्रमा के लिए मथुरा पहुंचे। देखिए पूरी खबर रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मथुरा पहुंचे और गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। तस्वीरों में आप एमपी के सीएम को परिक्रमा लगाते हुए देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राधा कुंड से परिक्रमा शुरू की और दान घाटी गोवर्धन मंदिर पर परिक्रमा समाप्त की। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने भगवान गोवर्धन से चुनाव में विजय की कामना भी की। शिवराज सिंह चौहान ने मानसी गंगा के जल का आचमन भी किया। दरअसल सीएम शिवराज सिंह की पत्नी गुरुवार से ही मथुरा में हैं और मंदिरों के दर्शन कर रही हैं। उन्होंने नंद गांव में मंदिर में दर्शन किए। बरसाने में राधा रानी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम की पत्नी ने गिरिराज की परिक्रमा शुरू की थी और सीएम शिवराज ने उसी परिक्रमा में बीच में आकर पत्नी का साथ दिया। इस दौरान मंडली भजन कीर्तन करते हुए सीएम के साथ साथ चलती रहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान हर बार चुनाव से पहले गोवर्धन बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जरूर आते हैं। तो जिस साल भी विधानसभा चुनाव होते मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गिरिराज की दरबार में परिक्रमा करने जरूर पहुंचते हैं और इस बार भी वहां पर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। और इसके अलावा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही एक्टिव नहीं है, बल्कि बीजेपी का जितने भी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, वो हर कोई एक्टिव वहां पर नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन बात करें, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी शिवराज सिंह चौहान पर की है, उसके बाद बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और जम करके हंगामा हुआ। इस बात को लेकर के पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सीएम शिवराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवराज पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विजयनगर थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में डीसीपी संपत उपाध्याय का कहना है कि टिप्पणी एक धरना प्रदर्शन के दौरान की गई थी। थाना विजयनगर क्षेत्र में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसके दौरान एक अभद्र टिप्पणी की बात आई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसी संबंध में फरियादी के द्वारा थाना विजयनगर में रिपोर्ट की गई थी। उस मामले में को संज्ञान में लेते हुए थाना विजयनगर में एफआईआर दर्ज किया गया है। अब इसमें पुलिस के द्वारा आगे और जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान धरने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने सीएम पर शिवराज सिंह चौहान पर बहुत ही गलत अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा बवाल शुरू हो गया और साथ ही ये वायरल भी हो रहा है। वायरल बहुत कुछ और भी है देश में, जहां ट्रेन में लड़की का डांस का वीडियो वायरल है। इसके अलावा एक वेडिंग फोटोग्राफी का शूट भी वायरल है। इसके अलावा क्या कुछ वायरल है आपको दिखाते हैं देश में 2 मिनट के वायरल सेगमेंट में। सोशल मीडिया पर डांस के तमाम वीडियोस वायरल होते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस पर डांस करने वाले कई लोग सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे में एक लड़की का वीडियो भी खूब वायरल है, जो चलती ट्रेन के अंदर यात्रियों के सामने काफी बोल्ड डांस कर रही है।
वीडियो में दिख रही लड़की के इस डांस वीडियो को लोग लाखों व्यूज दे चुके हैं। किसान कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन हाल ही में किसानों के एक नई तरकीब का वीडियो सामने आया है जो सबसे हैरान करने वाला है। वीडियो में खेत के बीच एक पंखे की मोटर को घूमते देखा जा रहा है, जिस पर एक जंजीर लगी हुई है और ये घूमते वक्त स्टील के बर्तन से टकराकर काफी तेज आवाज करती है, जिससे पक्षी फसल पर नहीं बैठेंगे। किसान की ये तरकीब देश भर के बाकी किसानों को भी काफी पसंद आ रही है। सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर तमाम लोगों को न सिर्फ जीने का जज्बा मिल रहा है, बल्कि ये भी समझ में आ रहा है कि मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। यह वीडियो मात्र 16 सेकंड का है, जिसमें एक शख्स किसी फंक्शन या फिर शादी के समारोह में फोटोग्राफी कर रहा है। उसके आगे के दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो फोटोग्राफी कर अपने लिए रोजी रोटी कमा रहा है।